आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक करेंगे रोड शो। इसके बाद दुबई और अबू धाबी जाने का कार्यक्रम। देहरादून में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक। कहा हर्बल फार्मिंग को दे बढ़ावा ताकि बढ़े किसानों की आय। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। देहरादून जिला प्रशासन और नगर निगम ने शुरू किया 3 दिन का महाअभियान। इस बीच 23 नए मरीज, अब तक 13 की मौत। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 9 बच्चों को किया रेस्क्यू। भीख मांगने वाले और सड़क से कूड़ा उठाने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला। उत्तराखंड में 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने किया था बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्यों को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का गठन भी किया गया है, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रही है। और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। नहीं, प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित। सर, इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर भी आप 14 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और बहुत लंदन भी आप जा रहे हैं, लंदन को भी आपको जाना है, क्या अभी कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। कहीं जहाँ ये देहरादून में एसडीजी अचीवर पुरस्कार समारोह 2023 कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों, उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। देश में लंबे समय से आई कई सरकारें आई, लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने काम करना शुरू किया है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों, उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर लंबे समय से बहुत सारी सरकारें आई, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, तो ये सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार रही और इसकी जितनी भी योजनाएं बनी, वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी। एक समय था जब योजनाएं बनती थी कि योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों के लिए, कुछ समूहों के लिए योजनाएं बनती थी। लेकिन आज जितनी भी योजनाएं पिछले 9 सालों में बनी है, वह उन लोगों के लिए बनी है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की आवश्यकताएं थी।
उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा। बता दें कि उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी लंदन जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे, तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। अत्यधिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस जो है हल्द्वानी जेल में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों में ले जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्चा होता था। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मंत्री ने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यवहारिकता की आवश्यकता है, जिसमें संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के साथ साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को लेकर लगभग 7,991 समितियां बनी हैं, जिसमें लगभग 1,620 समितियों का ही जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया है। उन्होंने वन दारोगा और फॉरेस्ट गार्ड को साथ लेकर अन्य समितियों का भी जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की समीक्षा बैठक मैंने ली, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के अलावा मेरे एडवाइजर भी इस मीटिंग में थे। और एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक अपना जो वर्किंग प्लान है, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको लेकर के चर्चा हुई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अल्लावरू हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि वे राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूरे प्रदेश से यूथ कांग्रेस पदाधिकारी गए, जहां राष्ट्रीय प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा। सबसे पहले बात, युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में
चंपावत डीएम नवनीत पांडे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शन इकाई स्थापित की जाएगी। वहीं बैठक में पत्रकारों ने जिलाधिकारी की पहल का स्वागत करते हुए मॉडल जिला बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जो हमारा चौथा स्तंभ है, इसका बहुत एक अहम रोल है इस जनपद को एक मॉडल जनपद की ओर लाने के लिए। आपसे जो हमें सुझाव मिले हैं, जो फीडबैक मिला है, उसको निसंदेह मैंने नोट भी किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक प्रयास है इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है इसको एक मॉडल जनपद बनाने का, उसमें सभी लोग जनपद के सभी जो सम्मानित नागरिक हैं, अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रेस के जो लोग हैं, वो सभी लोग जब मिलकर ही प्रयास करेंगे तभी हम लोग इस कार्य में जो है सफल। खबर खटीमा विकास खंड के अंतर्गत कुटरी ग्राम पंचायत से है, जहां सरकार के द्वारा जनता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रधान के द्वारा सूचना न दिए जाने से लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। साथ ही लोगों को सूचना प्राप्त न होने की जानकारी जब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को पता चली तो अधिकारी खुद चलकर ग्राम पंचायत के वार्डों में भ्रमण के लिए पहुंचे। भ्रमण के दौरान जन समस्याओं को सुना और आमजन की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करने के भी आश्वासन दिया। तो रोज हमें समस्या यहाँ पे लोगों की है, उसके लिए जनता काफ़ी परेशान है और यहाँ पर लाइट से भी कुछ दिक्कत बताई गई है। तो जो भी हमारे इस तरह से समस्याओं का समाधान हो सकेगा और संबंधित विभागों से समन्वय करके वो किया जाएगा। देहरादून में पड़ोसी देश नेपाल की सुप्रसिद्ध गायिका रितु कंडेल का काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सम्मान किया। बता दें कि उत्तराखंड प्रवास पर आई रितु कंडेल ने सम्मान कार्यक्रम में भी अपने गानों से समा बांध दिया। काबीना मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का नेपाल के साथ रोटी बोटी का संबंध है। ऐसे में जब नेपाल से गायिका यहाँ आई हुई है तो उनका सम्मान किया जाना जरूरी था। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है। आज हमारी कई बेटियां नेपाल भी आई हुई हैं। नेपाल की कई बेटियां हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में भी आई हुई हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति बिल्कुल एक है। और अभी वहाँ के राजनीतिक परिवार की नीतू कोइराला, जो वहाँ की एक प्रसिद्ध हीरोइन है, और रितु कंडेल जो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं, आज सुबह जब मुझे फ़ोन आया कि वो लोग यहाँ पर हैं, वो तीज के कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे, बीच में कहीं बाहर गए थे, तो हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, उनका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि मुझे इस समुदाय का इतना प्यार मिला है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 28,000 से अधिक नेपाली वोटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं और लगातार मुझे वहाँ से जीत मिलती है। इस समुदाय का मेरे पर एक बहुत बड़ा उपकार है और आज मैंने उन कलाकारों को यहाँ पर अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से हमने स्वागत किया है और शीघ्र ही हम एक भारत नेपाल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर। में डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को दून में डेंगू के 23 नए मरीज मिले। इन सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बता दें कि देहरादून जिले में डेंगू के अब तक 705 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 625 मरीज रायपुर क्षेत्र में मिले। दून जिले में 151 मरीज एक्टिव हैं। वहीं जिले में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के खिलाफ देहरादून जिला प्रशासन और नगर निगम ने 3 दिन का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें प्रशासन की टीम जगह जगह पहुंचकर डेंगू के फैलने के कारणों का पता करेगी और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस महाअभियान के खिलाफ सरकार की पोल खोलने का काम शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शहर के कई जगहों का निरीक्षण किया। वाइज टीमें बना के, अपनी आशाओं की टीम बना के, उसमें हमने वॉलंटियर्स भी लगाए हुए हैं। फिर उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो है एक आशा फैसिलिटेटर को लगाया है। उनकी मॉनिटरिंग ऊपर से जो है हमारे जिले लेवल से जो है ACMOs कर रहे हैं। तो ये शाम को अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि इसमें यह है कि जो भी क्षेत्र हमारे जो 10
मरीज से जहाँ पे ज़्यादा हैं उसको हमने एक कंटेनमेंट जोन बना के उसके पर्टिकुलर जिस क्षेत्र से आ रहे हैं तो वो हम लोग वहाँ पे एक साथ में कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर के साथ में मिलके ऑन द स्पॉट डेंगू जो पूरे देहरादून में महामारी के रूप में फैला, उसके लिए हम शुरू से कहते आए हैं कि देहरादून का नगर निगम और देहरादून का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। अब मैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि आज से महा अभियान शुरू करने का ऐलान सरकार ने, शासन ने, जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने किया है, तो महा अभियान कैसा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बिल्कुल जो सीईओ हैं उनके जिलाधिकारी कार्यालय के 10 कदम की दूरी पर, कचहरी परिसर जहां उनका कार्यालय है उससे 10 कदम की दूरी पर, ये मैं महा अभियान की पोल खोलने के लिए आया हूं कि कैसा महा अभियान चल रहा है। ये महीनों से खुदा पड़ा है। देहरादून का सबसे प्रमुख चौराहा प्रिंस चौक है, उसके पास ये जिलाधिकारी का कार्यालय है। लोहाघाट के सुईपो गांव में बंदरों, सुअरों और लंगूरों ने ग्रामीणों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसी को लेकर ग्राम प्रधान भुवन चौबे के नेतृत्व में सुईपो गांव की महिलाएं एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंची और महिलाओं ने एसडीएम लोहाघाट से जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। उनकी जो फसल है और उनको उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जंगली जानवर उस फसल को नष्ट कर रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा डीएफओ साहब से एक रिक्वेस्ट भी की जाएगी और उनसे व्यक्तिगत वार्ता भी की जाएगी कि जो हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं उनको जल्द से जल्द समस्या से निजात दिला दिया जाए। जो बंदरों और सुअरों को पकड़ने के लिए, लंगूर को पकड़ने के लिए जो एक्सपर्ट टीम है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर। सुअर जो जंगली जानवर हैं, लंगूर और ये हमारे जो लंगूर इत्यादि हैं, बंदर हैं, ये हमारी मौसमी जो फसल है उसको लगातार नष्ट करते आ रहे हैं। इन प्रशासन से हमने कई बार निवेदन किया है लेकिन प्रशासन कहीं से कहीं तक कुछ सुन नहीं रहा है। तो इन्होंने पहली बार भी कहा था कि हम लोग बंदरों से तुम्हें निजात दिलाएंगे, सुअरों से निजात दिलाएंगे, तो प्रशासन इस पर गंभीर रवैया नहीं अपना रहा है। हमारा आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। आगामी जो भी कार्रवाई होगी हम लोग अमल में लाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देते हुए हमने प्रशासन को चेताया है। मतलब बंदर, सुअर, लंगूर, ये इतनी परेशानी होगी, हमें तो कुत्तों की से भी परेशानी है। गाय को काट डाले हैं और क्या करें, खेती बाड़ी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। यही खेती बाड़ी हमारे लिए नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। ये कृषि व्यवसाय है हमारा और तो कुछ है नहीं। मैडम ने आश्वासन दे रखा है। रुड़की के मोहनपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने की शिकायत की थी। जलभराव के कारण हो रही बड़ी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ने सड़क निर्माण नहीं कराया है, जिसके चलते सड़क पर हर समय जलभराव की स्थिति बनी हुई होती है और जलभराव के कारण क्षेत्र में बीमारियां भी फैली हुई है। नगर निगम में भी 3 बार दे चुका हूं मैं, मेरे पास स्लिप भी रखी है और मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने लेटर डाले हैं कि हमारी सड़क का, इसका पानी का कोई समाधान हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से अगर कोई ऑर्डर किसी को आ रहा है तो यहाँ पे तो पार्षद करेगा जो भी आएगा। पार्षद साहब का कहना यही है बस कि 1 महीने में हो जाएगी। 1 महीने बाद उनसे अगर हम मिलते हैं उसके बाद बोलते हैं यार ऊपर से कैंसिल होगी, अब दोबारा टेंडर पास कराना पड़ेगा सड़क का। तो बस ये आश्वासन नहीं मिल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बीमारी है जी, डेंगू की बीमारी फैल रही है। इस टाइम बच्चों को स्कूल आने जाने में इतनी परेशानी है, कोई किसी का भी बच्चा पानी में गिर जाता है। अब आप खुद देख लो कितना बुरा, इधर भी और इधर भी दोनों रास्ते हैं मेन, किसी की मौत हो जाए, किसी के घर में। डोईवाला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 9 बच्चों को रेस्क्यू किया। भिक्षा मांगने वाले, सड़क पर कूड़ा उठाने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए डीएम देहरादून के दिशा निर्देशों के बाद बाल विकास विभाग ने बचपन बचाओ संस्था के साथ मिलकर डोईवाला और भानियावाला शराब की दुकान के आगे से और डोईवाला बाजार से कई बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्चों के रेस्क्यू किए जाने की खबर से केशवपुरी बस्ती और सपेरा बस्ती में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू किए जा रहे बच्चों की काउंसलिंग के बाद स्कूल भेजने और इनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर हरिद्वार के श्यामपुरा थाना क्षेत्र से एक नशा तस्कर को तकरीबन 55 लाख रुपए की 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ इससे पहले भी अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के 1 और 2 मुकदमे दर्ज हैं।
हम लगाया हुआ हमारा पोता खत्म हुआ है गाड़ी सु और हम यहाँ है ना हमसु बाद में टक्कर हुई है और हमें गाड़ी वाले ने गैली ठाके और अस्पताल में घेर दिया ले जाके और नू कहते नू जो करो इसकी कार्रवाई मैं आ रहा हूँ और मैं करूँगा मैं करके जाऊँगा यहाँ। फिर उसने कुछ नहीं करा, हमने थाने में रिपोर्ट करी है, सारा बिल मैं भरूँगा और 4 दिन हो गए 4 रोज जा रहे हैं दिना दिन, हमारी कोई कैंसिल नहीं हुई है बिल्कुल। देखिए आज से 4 दिन पहले ये सालाबाद धुमेड़ा गांव पड़ता है बीबी नगर थाने के क्षेत्र में। यहाँ पे 4 दिन पहले एक 4 पहिया वाहन था, उसके द्वारा एक बालक के साथ दुर्घटना गाड़ित कर दी गई थी। बालक को एडमिट कराया गया था मेरठ में। आज सुबह बालक का देहांत हो गया था। इस परिजनों की कुछ डिमांड थी, उनको उस डिमांड के लिए ये लोग परिजन जो है वो बॉडी को लेके सड़क पर बैठ गए थे, उनके द्वारा रोड जाम कर लिया गया था। उनकी जो भी डिमांड थी उसके उनको आश्वासन दे दिया गया है, उनकी बुद्धि। उत्तराखंड पुलिस ने मसूरी के भट्टा गांव स्थित होटल में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रेमिका और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। मृतक कपिल चौधरी की प्रेमिका ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। कपिल ने उसे शादी से इनकार कर दिया था। इसी से नाराज होकर कुदरत ने साजिश रची और मसूरी के निजी होटल में हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत काफ़ी कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं। और इसकी एक बहन है कुदरत, तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ विगत 2 वर्षों से। रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।